Hello friends, welcome to our channel of Mission IAS Academy. Under the UPSC Evolution Batch 2025-26, we are discussing the NCERTs, and under this NCERTs, we have done with some part the chapter number 1 of 10th standard NCERT, Geography 1. Now we are proceeding for the next and very important topic with respect to UPSC prelims and even for the mains, that is the sectors of the economy. Sectors of the economy ये important इसलिए क्योंकि इकोनॉमी में जो सेक्टर्स है स्पेसिफिकली जिसके बेसिस पे कोई भी कंट्री की इकोनॉमी चलती है, ये 3 सेक्टर्स के वजह से चलती है। इसलिए इन सेक्टर्स को कोई भी इकोनॉमी हो, किसी भी कंट्री की इकोनॉमी हो, इसको बहुत प्राइम इंपॉर्टेंस दिया गया है। तो ये कौन से 3 सेक्टर्स है, क्यों ये इंपॉर्टेंट है, और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में मतलब इंडियन इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में कौन सा सेक्टर ये 3 सेक्टर में से ज्यादा रिलेवेंट है, या इसे हम किस तरीके से और ज्यादा रिलेवेंट बना सकते हैं, थोड़ा एनालिटिकल पर्सपेक्टिव में इसके लिए आता है। तो शुरुआत करते हैं सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो यहाँ पे आपको अलग अलग यू विल फाइंड इन दिस पिक्चर, अलग अलग आपको यहाँ पे द पीपल वर्किंग इन अ डिफरेंट द सिचुएशन। यहाँ पे एक अलग सिचुएशन है, यहाँ अलग है, यहाँ अलग है। तो अल्टीमेटली ये जो अलग अलग सिचुएशन है, इसके बेसिस पे सेक्टर्स को सेग्रीगेट किया गया है। सबसे पहला वाला राइट जो हम कहेंगे प्राइमरी सेक्टर जो सबसे पहले आता है, दूसरा सेकेंडरी सेक्टर एंड तीसरा आता है टर्शरी सेक्टर। तो एग्जैक्टली आपके एनसीईआरटी, देखो ये चीज मैं जो भी आपको समझा रहा हूं ये सारा एनसीईआरटी के कंटेंट के आधार पे ही हम लोग जा रहे हैं। मैं ऐसे नहीं कर रहा हूं कि भाई जो मैं आपको बता रहा हूं एक्स्ट्रा कुछ नहीं दे रहा हूं मैं यहाँ पे, क्योंकि हम एनसीईआरटी वी नीड टू स्टिक ओनली फॉर द एनसीईआरटी अभी, क्योंकि अभी हम एनसीईआरटी सीरीज डिस्कस कर रहे हैं। तो यहां पे आप एक चीज ध्यान में रखिए कि प्राइमरी एक्टिविटीज कौन सी कही है। प्राइमरी एक्टिविटीज मतलब समथिंग विच इज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। तो यहां पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, देखो आपके यहां ग्रोथ ऑफ कॉटन प्लांट। कॉटन प्लांट जो है उसकी ग्रोथ स्पेसिफिकली डिपेंड मेनली बट नॉट एंटायरली। अब ये वर्ड देखिए, मेनली मतलब ज्यादा से ज्यादा, बट नॉट एंटायरली मतलब पूरी तरीके से नहीं, मेनली बट नॉट एंटायरली किस पे, नेचुरल रिसोर्सेज पे, जिसमें रेनफॉल है, सनशाइन, क्लाइमेट। ये जो मैंने कुछ चीजें मार्क की है, देखिए ये आप जरा इस पे फोकस रखिए। मैंने उसको थोड़ा सा लार्ज कर दिया तो आपको थोड़ा विजिबिलिटी बढ़ जाएगी उसकी, ठीक है। तो ये जो कॉटन है, कॉटन को हम प्राइमरी सेक्टर में इसीलिए कंसिडर करते हैं बिकॉज कॉटन इज अ नेचुरल प्रोडक्ट। कॉटन नेचुरल प्रोडक्ट है। तो जो नेचुरल प्रोडक्ट है, जो एग्रीकल्चरल और एग्रीकल्चरल अलाइड एक्टिविटीज में पाए जाते हैं, उन सब को प्राइमरी सेक्टर कंसिडर किया जाता है। तो इसमें और एक एग्जांपल आपके यहां दिया हुआ है, वो है एग्जांपल ऑफ मिल्क। यस, मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल्स। तो मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल्स जो है, दे आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ प्राइमरी सेक्टर बिकॉज मिल्क वी नो दैट द प्रोडक्शन ऑफ द मिल्क थ्रू द एनिमल्स, और ये जो एनिमल जिसको लाइव स्टॉक फार्मिंग भी कहते हैं, ये एग्रीकल्चर का ही पार्ट है, और ये एक्टिविटी भी प्राइमरी सेक्टर में जो है कंसिडर की जाती है, ठीक है। इसके अलावा और एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जो आपके यहाँ दिया हुआ है, इट इज रिलेटेड विद द व्हाट, फिशिंग। देखिए यहाँ पे एग्रीकल्चर, डेयरी ऑलरेडी हुआ, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, दीज आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ प्राइमरी सेक्टर। तो प्राइमरी सेक्टर में ऐसे सेक्टर्स आते हैं जो सारे एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज में आते हैं, उन्हें प्राइमरी सेक्टर कहा जाता है। अभी आते हैं हम लोग सेकेंडरी सेक्टर पे। सेकेंडरी सेक्टर ये प्राइमरी बेस है, तो सेकेंडरी जो है उस बेस के ऊपर की जो पहली मंजिल आप कह सकते हो, जिसे हम सेकेंडरी सेक्टर कहेंगे। सेकेंडरी सेक्टर मतलब इंडस्ट्रियल सेक्टर, राइट, जिसे हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कहते हैं। जैसे हमने कॉटन जो है, जो नेचुरल प्रोडक्ट है, जो हमने एग्रीकल्चर से प्रोड्यूस किया है, उससे जब हम शर्ट्स बनाते हैं, राइट, क्लॉथ बनाते हैं, शर्ट, पैंट, राइट, साड़ीज, क्लॉथ,
क्लॉथ जो बनाता है एग्जैक्टली वो कहां बनती है? टेक्सटाइल मिल में, इंडस्ट्री में। तो एग्जैक्टली जो प्राइमरी सेक्टर में से जो प्रोड्यूस हमें मिला कॉटन, इसको मैन्युफैक्चरिंग करके हमें उसको क्लॉथ में कन्वर्ट करना पड़ता है। और ये जो एक्टिविटी जहां चलता है उस सेक्टर को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर या फिर उसे सेकेंडरी सेक्टर कहा जाता है। तो इट इज नथिंग बट द नेक्स्ट स्टेप टू द प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी में से जो रॉ मटेरियल आया उसको आपने एक्सट्रैक्ट किया और उसको आपने प्रोसेस करके उससे प्रोडक्ट बनवाया, दैट इज समथिंग द सेकेंडरी सेक्टर, जिसे आप कहते हो सेकेंडरी इंडस्ट्रियल सेक्टर। इसके बाद हम आते हैं तीसरे, थर्ड सेक्टर पे, जिसे कहा जाता है टर्शरी सेक्टर। Yes, the third one. Tertiary sector means what? After getting the cotton from the agricultural land, we have processed it into the industry, and finally that product should get entered into the market. ये मार्केट में जाना चाहिए। जब ये मार्केट में जाएगा तभी ये बेचा जाएगा। अगर ये बेचा जाएगा तभी ये इसका फाइनल आउटकम जो ये मिलेगा। तो अल्टीमेटली ये जो लास्ट स्टेज है ना, कहाँ कि भाई प्रोडक्ट बनने से मार्केट तक जाने के लिए, तो इसमें ट्रांसपोर्टेशन भी आता है। यस, ट्रांसपोर्टेशन जिसमें व्हीकल से हो सकता है, एयरवेज से हो सकता है, एनीवे रेलवे से हो सकता है। तो ट्रांसपोर्टेशन इज अ पार्ट ऑफ सर्विस सेक्टर। तो जो तीसरा सेक्टर है द टर्शरी सेक्टर, इट इज अ थर्ड कैटेगरी ऑफ सेक्टर एंड विच दिस पर्टिकुलर सेक्टर इंक्लूड्स वेरियस काइंड ऑफ सर्विसेज। तो अलग अलग जो सर्विसेज जो है, ये सारी सर्विसेज, जैसे मैंने अभी ट्रांसपोर्टेशन की बात की, तो ट्रांसपोर्टेशन जो है ये सर्विस सेक्टर का पार्ट है। यस, तो अलग अलग जो सर्विस सेक्टर से, इसमें बैंकिंग कह सकते हो आप, इंश्योरेंस, या दीज आर, और अभी करंट सिनेरियो में जो नई सर्विस सेक्टर से ऐड हुए हैं उसमें आता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी इंडस्ट्री, राइट, वो भी अभी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ये सारा जो है इट इज द पार्ट ऑफ सर्विस सेक्टर। तो तीसरा जो सेक्टर है उसे सर्विस सेक्टर कहा जाता है। तो ये तीन प्राइम सेक्टर है किसी भी इकोनॉमी में, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। अभी मैं इंडियन इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में बात नहीं कर रहा हूँ। अभी इंडिया में बेसिकली कौन से सेक्टर में सबसे ज्यादा फोकस किया जा रहा है, तो क्यों किया जा रहा है, ये पार्ट मेंस के एनालिसिस में आता है। अभी सिर्फ आप सेक्टर को समझिए कि तीनों सेक्टर क्या होते हैं और तीनों में क्या डिफरेंसेस है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। अभी हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, that is the discussion with respect to comparison of these three sectors। ये तीन सेक्टर को किस तरीके से हम लोग कंपेयर करते हैं। यस, कैसे कंपेयर किया जाता है? तो कंपेयर करने के लिए पहले तो आपको काउंटिंग करना पड़ेगा भाई। काउंटिंग मतलब क्या? कौन से सेक्टर का आउटकम कितना है, उसके बेसिस पे ही आप कंपेयर कर सकते हो। नॉर्मली देखो हम कंपैरिजन कैसे करते हैं, इनकम के बेसिस पे करते हैं, स्टेटस के बेसिस पे करते हैं, एसेट्स के बेसिस पे करते हैं। यस, देयर आर द नंबर ऑफ थिंग्स कंपैरिजन की। तो जिसका इनकम ज़्यादा है भाई उसका वो जो है वो दूसरे से सुपेरियर पोजीशन पे है, इस तरीके से हम कंपैरिजन करते हैं। वैसे ही यहाँ कंपैरिजन करने के लिए कौन सा क्राइटेरिया है? क्राइटेरिया क्या है? कंपैरिजन कब होगा? राइट, कंपैरिजन तब होगा जब आपको एग्जैक्टली क्राइटेरिया पता चलेगा। और क्राइटेरिया क्या है इसके लिए? क्राइटेरिया इज द प्रोडक्शन ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, दैट इज समथिंग व्हाट, whichever thing produced in any economy, right, and that particular thing it is going to be, right, sold in the market. So that final goods and services produced in any country, within the country, in a 1 year, that is something the criteria for counting the आउटकम ऑफ द एनी इकोनॉमी। किसी भी इकोनॉमी का आउटकम काउंट करने का क्राइटेरिया क्या है? फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। तो यहां पे आपको कुछ एग्जांपल में फाइनल वर्ड को थोड़ा सा फोकस किया है। क्या किया है? फाइनल मतलब क्या कि फॉर एग्जांपल इन्होंने एक एग्जांपल आपके यहां दिया है कि भाई सपोज 10,000 kg ऑफ विट, राइट, 10,000 kg विट, गेहूं जो है आपको लेके जाना है, पिसवाने, और उसको जो है
पहले तो बेचा गया, राइट, फार्मर ने उसको बेचा 20 रुपीज पर केजी से, बराबर, यस, और दैट वैल्यू ऑफ द विट विल बी 2000, आगे जाके वो 2000 बन गई। क्यों? क्योंकि वैल्यू ऑफ 5000 coconuts at ₹15 rupees and it becomes 75,000। अभी इसमें कुछ एडिशंस हुए हैं। क्या एडिशंस हुए हैं? क्योंकि अगर विट आप फॉर एग्जाम्पल फार्मर ने विट बेचा, उसके बाद उसको क्लीन करना पड़ेगा, क्लीनिंग के लिए एक अलग खर्चा आएगा, वो कॉस्ट ऐड होगी। उसके बाद अगर उसको विट डायरेक्ट नहीं बेचना है तो अगर उसको मिल में लेके जाना पड़ेगा, फ्लोर मिल में, तो उसका फ्लोर बनाने में एक कॉस्ट लगेगी, वो उसमें ऐड होगी। उसके बाद उसको पैकिंग करना पड़ेगा, मार्केटिंग करना पड़ेगा और फिर फाइनली वो बेचा जाएगा, इसलिए उसकी प्राइस बढ़ गई आपको। तो इसीलिए जब जब किसी भी इकोनॉमी में इन सेक्टर का कंट्रीब्यूशन जब उसको नापा जाता है तब फाइनल वैल्यू जो है कंसिडर की जाती है, क्योंकि फाइनल वैल्यू में सारी वैल्यू ऐड होके ही आ गया ये। अगर ये विट की फाइनल वैल्यू 2 लाख है, जस्ट फॉर द एग्जांपल यहाँ दिया हुआ है, अगर 2 लाख हो रही है और ओरिजिनल जब वो बेची गई तो वो 10,000 केजी थी, जब बेची गई 20 रुपीज के बेसिस पे तब प्राइस कम थी, लेकिन ये फाइनल है, मतलब इसमें सारी प्राइस ऐड हो गई, मार्केटिंग की, पैकिंग की, राइट, मिल की, क्लीनिंग की, तो दैट वुड बी द फाइनल प्राइस ऑफ दैट गुड्स। तो अल्टीमेटली फाइनल प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इसीलिए कंसीडर किया जाता है कि डुप्लीकेशन ना हो। जो स्टेप वाइज इन्वेस्टमेंट है, जो एक्सपेंडिचर है, सॉरी स्टेप वाइज, वो भी इसमें काउंट हो जाता है। मतलब यहाँ पे डुप्लीकेशन नहीं होता, जिसे कैस्केडिंग इफेक्ट कहते हैं इकोनॉमी में, यहाँ पे कैस्केडिंग इफेक्ट नहीं होगा और इसीलिए इसे काउंट करने के लिए फाइनल वैल्यू जो है वो कंसिडर की जाती है। तो ये सारी इंटरमीडिएट वैल्यू उसमें आ जाती है। तो एग्जैक्टली ये जो फाइनल वैल्यू आप लेते हो, राइट, द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन ईच सेक्टर इन अ पर्टिकुलर ईयर विद इन द कंट्री, दैट इज कॉल्ड जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसे जीडीपी कहा जाता है और जीडीपी से कंपैरिजन किया जाता है। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर, जीडीपी निकालिए, तीनों सेक्टर को कंपेयर कर रहे, तीनों का जीडीपी कंपेयर करो, पूरे कंबाइन जीडीपी भी आप निकाल सकते हो, दूसरे कंट्री के साथ जीडीपी को आप जो है कंपेयर कर सकते हो। तो जो बजट होता है, बजट में जीडीपी पे ही फोकस किया जाता है। अभी इसके वर्ड से भी अगर आप इसको अंडरस्टैंड करना है तो कर सकते हो, एक एक वर्ड से। ग्रॉस मतलब टोटल, डोमेस्टिक मतलब विद इन द कंट्री, विद इन द बाउंड्री ऑफ द कंट्री, एंड प्रोडक्ट मतलब गुड्स एंड सर्विसेज। तो द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस within the boundary of the country in a 1 year, that is named as GDP, gross domestic product, which is a very very important parameter for calculating the growth of an economy। किसी भी इकोनॉमी की ग्रोथ जो कैलकुलेट की जाती है तो वो जीडीपी के आधार पे की जाती है। तो जीडीपी को बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग इंपॉर्टेंस है। अभी आ रहे हैं हम इंडिया के पर्सपेक्टिव से। इंडिया में अगर आप देखोगे तो बेसिकली जीडीपी कैलकुलेशन इज कंसिडर एज अ वेरी वेरी डिफिकल्ट टास्क। क्यों? क्योंकि इंडिया में कॉम्प्लिकेशन बहुत ज्यादा है, क्योंकि इंडिया में पॉपुलेशन भी ज्यादा है, इसलिए सेक्टर वाइज इसको डिफरेंशिएट करना भी बहुत डिफिकल्ट जाता है। इसीलिए इंडिया में जीडीपी का काम जो है हमने किसको दे दिया है? सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री को। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो मिनिस्ट्रीज है वही ये काम करती है, वो अलग अलग डिपार्टमेंट से डेटा जो है वो कलेक्ट करती है, स्टेट से, यूनियन टेरिटरी से डेटा कलेक्ट किया जाता है और फाइनली जीडीपी को जो है एस्टिमेट किया जाता है। तो इसमें मैं ये बता देता हूँ एग्जैक्टली कौन सी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स जो है ना, ये ज्यादा इस पे इसका सबसे स्ट्रांग रोल है। इसमें सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन CSO ये इस पे काम करती है। अभी ये एनसीईआरटी में नहीं है बट मैंने थोड़ा सा एडिशनल दे दिया। हालांकि मैंने बताया आपको कि यहाँ पे सिर्फ हमें एनसीईआरटी के बेसिस पे ही जाना है, लेकिन मैंने थोड़ा सा एक एडिशनल पार्ट आपको बता दिया। तो दैट इज समथिंग अबाउट व्हाट द कैलकुलेटिंग द जीडीपी इन द इंडिया। तो इंडिया में जीडीपी जो है इस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। अभी इंडिया में इस जीडीपी को, मतलब अब तक इंडिया में जीडीपी और प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी सेक्टर में
किस तरीके से डेवलपमेंट हुई है इंडिपेंडेंस से लेके आज तक, राइट। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी सेक्टर में हमने कौन से सेक्टर पे ज्यादा फोकस किया और कौन से पे नहीं किया, अगर नहीं किया तो क्यों नहीं किया, और जिस पे किया उस पे क्यों किया। ये एक एनालिसिस है और इसमें हिस्टोरिकल चेंज का मतलब क्या है, जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इंडिया का है, हमें पता है इंडिया में जो अलग अलग एम्परर्स आए, राइट। स्टार्टिंग फ्रॉम अगर हम गए तो मेडिवल टाइम्स अगर हम जाते हैं, वहां से लेके मॉडर्न इंडिया तक हम अगर देखेंगे तो अलग अलग एम्परर्स इंडिया में आए। मुगल्स आए इंडिया में, डच आए, पोर्तुगीज आए एंड फाइनली ब्रिटिशर्स आए। तो इसमें इन सेक्टर्स का जो एक फ्रेमवर्क है वो भी थोड़ा बहुत चेंज हुआ, और इंडिपेंडेंस के बाद भी ये थोड़ा चेंज हुआ, क्योंकि इंडिपेंडेंस के बाद भी फेजेस में चेंजेस हुए, पॉलिटिकल चेंजेस हुए, राइट। तो 1947 से लेके 1990 तक का पीरियड अलग था, और 1990 के बाद का जो जिसे हम कहते हैं पोस्ट 1990, जब हमने ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन की पॉलिसी अडॉप्ट की, तब एक अलग हमें चेंज इन पर्टिकुलर सेक्टर के फ्रेमवर्क में दिखाई देगा। वो हम कल के सेशन में जो है वो कवर अप करेंगे। थैंक यू।